नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बैतूल की, जहां 50 साल पुरानी बिल्डिंग गिर गई है। 24 घंटे से बारिश के बाद यह बिल्डिंग गिरी है। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही थी। बिल्डिंग गिरने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है, टीम भी मौके पर है। नंदकिशोर हमारे संवाददाता बैतूल से हमारे साथ जुड़ गए। नंदकिशोर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, अचानक भरभरा कर ये बिल्डिंग गिर जाती है। क्या कोई जनहानि तो नहीं हुई? विजय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोठी बाजार का ये व्यस्तम इलाका है, जहां मेन मार्केट है, चिल्लर मार्केट पूरा है, सारे बैतूल जिला मुख्यालय के लोग यहाँ पर खरीदी करने आ रहे हैं। ऐसे इलाके में एक 50 साल पुरानी बिल्डिंग का गिरना कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी इसमें सामने को देखने को मिल रही है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग को पहले क्यों नहीं गिराया गया। साथ ही ये भी देखा गया कि इस बिल्डिंग के जर्जर होने के हालात जब आज सुबह जब दुकानदार को और आसपास के लोगों को पता चले थे, तो उन लोगों ने जो इसमें सामान था, जो दुकान संचालित थी, उसका सामान तो बाहर कर लिया था, लेकिन बिल्डिंग को गिरने से नहीं बचाया जा सकता था। इसी का नतीजा ये निकला कि देर शाम 4 बजे तकरीबन ये बिल्डिंग बारिश की वजह से एकदम से धराशायी होगी। गनीमत है कि आसपास ऐसे दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी उस समय समेट रखी थी और लोगों की आवाजाही भी बंद कर रखी थी। अगर लोग बाग आवाजाही करते या दुकानदार दूसरे दुकान खुली रखते तो एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। कहीं ना कहीं ऐसे मामले में सीधे तौर पे कहा जाए कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस मामले को देखने को मिल रही है। नंदकिशोर, लेकिन अचानक ये बिल्डिंग, कोई सूचना पहले दी गई थी? बिल्डिंग को कोई नोटिस दिया गया था या बिल्डिंग को खाली कराया गया था? बिल्डिंग के बारे में अगर कहा जाए, नोटिस के बारे में, तो नगरीय प्रशासन द्वारा ऐसे किसी भी तरह के कोई भी नोटिस अभी तक तो इस दुकानदार को शायद नहीं दिए गए थे। लेकिन दुकानदार ने जब देखा कि उसके दुकान के हालात गड़बड़ है, क्रैक्स आ गए थे, तो इसी के तौर पर उन्होंने दुकान खाली करवा ली थी। यही वजह है कि दुकान का जो नुकसान होना था वो नुकसान नहीं हो पाया और जो दूसरी जनहानि जो होनी थी उससे भी बचा गया। क्योंकि दुकान, ये कहा जा सकता है कि सुबह से उस रोड में तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगा दिए गए थे कि शायद अंदेशा था कि ये दुकान गिर सकती थी, क्योंकि बारिश जिस तरह से चल रही थी उसके हिसाब से 100% ये कहा जा सकता था कि दुकान आज ही गिर सकती थी। शुक्रिया नंदकिशोर इस तमाम बातचीत के लिए। तो अचानक भरभरा कर ये बिल्डिंग गिरी है। 50 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। बीच बाजार में ये बिल्डिंग थी। हालांकि कोई जनहानि यहां नहीं हुई है। और इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार का विजन बस युवाओं को ढोल चलाना और बैंड बजाने का था। इस दौरान सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया और न ही किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला। सारा पैसा बस छिंदवाड़ा भेज दिया गया। कांग्रेस की भगवान राम के प्रति आस्था पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राम के साथ मजाक करना बहुत निंदनीय है। कांग्रेस बस राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है, वो भी छपास के लिए। वहीं 15 अगस्त पर कमलनाथ के ध्वजारोहण वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ अगर कहीं ध्वजारोहण करते दिखे तो जरूर बताएं। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, कहीं दिखे तो बताना। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा की समितियों में बदलाव की तैयारियां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कर ली है। दरअसल कांग्रेस के कार्यकाल में हुए फैसलों में बदलाव की तैयारी है। प्रोटेम स्पीकर ने इस बात के संकेत देते हुए कहा है कि जल्द ही सभी दलों के सचेतकों के साथ बैठक कर समितियों के कामकाज की समीक्षा होगी। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के दौरान समितियों का गठन किया गया था। उसके बाद से इन समितियों के सभापति कांग्रेस के विधायक हैं। विधानसभा में करीब 20 समितियां होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्य मंत्रणा समिति, प्रांकलन समिति, विशेषाधिकार समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति जैसी कई समितियां होती हैं, जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती है। दलीय व्यवस्था है, सचेतक तीनों दलों के, उनसे इस संदर्भ में चर्चा और विचार विमर्श करेंगे और दलों के नेताओं से भी बातचीत करके उसमें एक जो उसका सकारात्मक
गठन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर विचार करके जो डायरेक्ट बनाने वाली कमेटियां हैं जिनको हम लोग बना सकते हैं, उनको पर विचार करके बना सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, जिस तरह से पिछली सरकार की समितियां थी, उन समितियों को भंग करके नई समितियां बनाने की बातचीत चल रही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि वो पुरानी समितियां थी, अब नई समितियां बनेंगी, नए लोग आएंगे। देखिए विजय, बिल्कुल और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सचेतक है 3 बड़े दलों के, उनसे चर्चा की जाएगी, ये उन्होंने साफ कहा है। और अगर बात करें तो जो समितियां हैं उनका महत्वपूर्ण जो काम है वो विधानसभा के अंदर रहता है। विधानसभा सत्र की बात हुई, विधानसभा सत्र के अलावा विधायक और विधायकों से जुड़े उनकी समस्याएं, उनके क्षेत्र की समस्याएं, विधायकों की सुविधाओं से लेकर तमाम जो निर्णय हैं वो इन समितियों के माध्यम से लिए जाते हैं और इनके सुझाव जो है वो विधानसभा और सरकार जो है मानती है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। लिहाजा अभी तक इन समितियों की अगर बात की जाए विजय, तो पिछली कमलनाथ सरकार के में इन समितियों का गठन हुआ था। अब चूंकि बीच में सरकार बदली थी, ऐसे में विधानसभा का कोई सत्र अभी तक आयोजित नहीं किया गया, लिहाजा अब तक समितियों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। पर सत्र आयोजित किया जाए या ना किया जाए, ये अधिकार जो है विशेष अधिकार विधानसभा स्पीकर का होता है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो मेंबर होते हैं उनसे चर्चा करने के बाद में उनकी ओर से जो नाम बढ़ाए जाते हैं उनको समिति के सदस्यों के तौर में शामिल किया जाता है। लिहाजा काफी महत्वपूर्ण समितियां हैं, चाहे आश्वासन समिति की बात करें, विधानसभा की जो सुविधा या फिर सदस्यों की दूसरी अन्य समितियों की बात करें, प्रश्नोत्तर को लेकर भी समितियां होती है, विशेषाधिकार समितियां जो कि विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार से जुड़ी रहती है। लिहाजा इन समितियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जब सरकार बदली है, इन समितियों में ज्यादातर सभापति के तौर पर कांग्रेस के विधायक काबिज है। ऐसे में शायद बीजेपी को यह लगता होगा कि अगर सरकार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और विधानसभा के अंदर इन समितियों के माध्यम से कोई सुझाव दिया जाता है तो अगर बीजेपी के विधायक होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि इस बारे में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बिल्कुल साफ किया है कि सभी दलों के साथ में चर्चा की जाएगी, उनके नेताओं के साथ में चर्चा की जाएगी, उनके मुख्य सचेतकों के साथ में चर्चा की जाएगी और उसके बाद भी सकारात्मक रूप से जो है समितियों का गठन किया जाएगा। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार समितियों को लेकर अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जो पुरानी समिति है उनको भंग करके नई समिति कब बनती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बेरोजगारी के मसले पर ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि क्या इनमें से कोई लक्षण आप में भी हैं? सरदर्द, घबराहट, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद नहीं आना, संवाद में कठिनाई, तो ये कोरोना नहीं है, ये पैसों की कमी है और बेरोजगारी से उपजा रोग है। इसे बीजेपी को हटाकर ठीक किया जा सकता है। कांग्रेस के इस ट्वीट पर बीजेपी सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट को अमर्यादित बताया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस की तरफ से लगातार अमर्यादित आचरण हो रहा है, चाहे वो जीतू पटवारी हो या फिर कोई और नेता। सभी राजनीति की अपनी मर्यादा को खोते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अमर्यादित ट्वीट हो रहे हैं, कुछ भी ट्वीट हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने जिस तरह से देखा, प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ और चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता माननीय शिवराज जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है कि कांग्रेस को स्वीकार करती है। ये आने वाले चुनाव में जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 10 सदस्यीय दल ने आज सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की और उनके सामने अपनी 4 सूत्री मांगे रखी। साथ ही मांगों को लेकर चर्चा भी की, जिस पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर निर्णय करने की बात भी कही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि ट्रक एसोसिएशन की जो भी मांगे जायज हैं उसे सरकार पूरा करेगी, इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेगी। पुस्तक ज्ञान को भी हमारी संस्कृति में ट्रक एसोसिएशन वालों से बात हुई है और जो उन्होंने अपनी मांग रखी है, जो भी मांग ऐसी है कि जो हम सरकार कर सकती है, उसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जो भी ट्रक वालों के हित में होगा वो हम निर्णय करेंगे। मंत्री जी ने ये कहा कि हम ये चूंकि वाणिज्य का मैटर है तो हम वाणिज्य मंत्री से चर्चा करके और फिर हम डीजल पे कुछ ना कुछ करेंगे और अब हम लोग एक महीने तक जो है इसको देखते हैं, नहीं तो फिर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताली जो है देशव्यापी होगी।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों का खास ध्यान रखा जा रहा है और इसी क्रम में ग्वालियर के मुरार से गोगादेव पार्क में गोगादेव जहारवीर की प्रतिमा स्थापित की गई। आज प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण सांसद नारायण शेजवलकर ने किया है। तो पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने वहां वो भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज ने मुन्नालाल गोयल से कहा था कि अगर उनके आराध्य की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज ऐसे एक महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हम लोगों ने किया है। जैसे ये प्रतिमा का अनावरण काफ़ी दिन से ड्यू था और मैं जब महापौर था तब लगभग हर वर्ष मेरे सामने ये मांग उठती थी कि एक अच्छी सुंदर प्रतिमा इनकी लगाई जाए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज वो मेरा वादा पूरा हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम प्रशासन को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 74.7% हो गया है। सीएम शिवराज के उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जिले में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के साथ ही जहां जरूरी हो वहां संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। और इधर जबलपुर में अपनी बेटी की शादी में भीड़ जुटाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को गंभीरता से लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जबलपुर नगर निगम और अपर आयुक्त राकेश अयाची को उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। श्री राकेश अयाची कमिश्नर के प्रतिनिधि थे कोरोना में और उन्होंने स्वयं इस बात की चिंता नहीं की कि उन्हें परमिशन लेनी चाहिए, कितने लोगों को आयोजन में बुलाना चाहिए। और इस प्रकार से हाई हैंडेडनेस की गई। तमाम होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। 25/8 को मुकदमे को रखा है और तब तक श्री राकेश अयाची एवं शासन और सभी संबंधित लोगों से अपना पक्ष रखने को कहा। मध्य प्रदेश की सभी जल उपभोक्ता समितियों को भंग कर दिए जाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जल संसाधन विभाग को नोटिस जारी कर 4 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। याचिका में कहा गया है कि पिछली सरकार ने इसी साल मार्च में प्रदेश की सभी जल उपभोक्ता समितियों को भंग कर दिया था। इसके पीछे समितियों का कार्यकाल खत्म होने का हवाला दिया गया था। सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ माननीय चीफ जस्टिस मित्तल साहब एवं जस्टिस श्री जेपी गुप्ता के समक्ष हुई और उन्होंने सरकार से ये पूछा कि केवल इस कारण से आप समितियों को भंग नहीं कर सकते हैं कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया है। और उन्होंने अगली सुनवाई 18 अगस्त को की है, जिसमें सरकार से जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर एसोसिएशन हड़ताल पर हैं। बस ऑपरेटर्स ने कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में घाटे का हवाला देकर टैक्स माफी की मांग की, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांग नहीं मानी है। ऐसे में बस ऑपरेटर्स ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र साहू एवं अन्य बस ऑपरेटरों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लगाई गई है। याचिका में पिछली बार सरकार ने समय लिया था जवाब देने के लिए। कल पुनः इस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार के द्वारा 15 दिन का समय लिया गया है कि वो टैक्स माफी के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर ग्वालियर संभाग में प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत फाइलें खंगाली है। कार्रवाई के लिए बड़े माफिया के नाम भी चिन्हित कर लिए गए, लेकिन कोरोना का हवाला देकर फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। आपको बता दें कि एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने ग्वालियर के 135 से ज्यादा माफियाओं के नाम लिस्टेड किए हैं। हमने उस पर एक एक्सरसाइज कर ली है। माफिया अभियान में हमने नाम भी सेलेक्ट कर लिए हैं। पूरी सूची कंप्लीट हो जाएगी। पूरी प्रोसेस करने के बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई प्रारंभ हो रही है माफियाओं पे
सूची बन गई। अब ऐसे क्या कारण है कि उस कार्रवाई को रोक दिया गया? मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी उसमें है, लिस्ट में जो लोग हैं उनमें आधिक्य जो है वो भाजपा के लोगों का ही है, और मुझे लगता है उन्हीं के दबाव के कारण इन्होंने वो सूची रोक दी है। निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने सभी प्रशासन को आगाह भी किया है। अब इसमें अगर कोई एग्जीक्यूशन में जरा अगर कोई देरी हो रही होगी तो उसको भी हम देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि माफिया जो है वो बुक हुए हों। रीवा के बनगवा थाना क्षेत्र के देव गांव में एक टीचर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। टीचर को तबीयत बिगड़ने के बाद संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि गोदरी स्कूल में पदस्थ टीचर संजीव शुक्ला 3 महीने से सैलरी न मिलने से मानसिक रूप से बेहद परेशान था। केवल संजीव ही नहीं बल्कि गंगेव विकासखंड के किसी भी शिक्षक को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसी से आहत संजीव मानसिक तनाव से गुजर रहा था और नींद की गोलियों का सेवन करने लगा। इसके चलते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और फौरन संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अध्यापक संवर्ग के हमारे साथी संजय शुक्ला जी 3 महीने से वेतन लंबित होने के कारण डिप्रेशन में आके ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खा के ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। हम लोग बहुत दुखी थे इस सिस्टम से। वेतनमान की समस्या है, वेतन देने की समस्या है। ये समस्या ज़रूर कई ब्लॉकों में आई है और उस ब्लॉक में भी, गंगेव ब्लॉक में भी ये समस्या थी। मृत्यु के बाद जो एक्स ग्रेशिया मिलता है वो मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद मिलता है, तो उसको हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ही उनको मिल जाएगा तुरंत कल उसको लगवाएंगे और उनको मदद करेंगे। बहुचर्चित हनी ट्रैप केस में लगी याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई है, जिसमें एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव और एसआईटी चीफ मौजूद रहे। एसआईटी चीफ ने 6 अगस्त को कोर्ट के आदेश के बाद बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें हनी ट्रैप केस में अब तक सामने आए नाम, टेक्निकल एविडेंस, बयान और जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। पिछली सुनवाई के इस मामले में सेंसिटिव होने का हवाला देकर अदालत से निवेदन किया गया था कि अगली सुनवाई इन कैमरा हियरिंग होना चाहिए, लिहाजा आज की सुनवाई इन कैमरा हियरिंग हुई है। सुनवाई में कोर्ट ने एसआईटी से मिले टेक्निकल एविडेंस, बयान और नामों की सूची देखी है। इसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपने पास रखने के बाद सभी साक्ष्य कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में एसआईटी चीफ को सौंप दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। ये सच है कि कोरोना के कारण जिंदगी नहीं रोकी जा सकती, लेकिन जरूरत के सामान लेने या फिर किसी काम से घर के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, बाजारों में जाना ही पड़ता है, जहां लोग अक्सर लापरवाही कर जाते हैं। बाजारों में लोग और दुकानदार बिना मास्क नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। इन्हीं गलतियों के चलते कोरोना लोग घर ले जा रहे हैं। स्वयं मास्क लगाएं, आने वाले को मास्क की आग्रह करें और लगवाएं। हो सके तो हर दुकानदार मास्क उन्हें दे, प्रोवाइड करे। सैनिटाइजर को वो रखें, पर्याप्त दूरी को बना के रखें सभी दुकानदार। हम नहीं चाहते कि कोई सख्ती की कार्रवाई हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।